हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म और सब ग्रुप पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन को समझ लें। क्या कह रहा है? लेट G1*1 एंड G2*2 बी टू ग्रुप्स। अ मैपिंग F फ्रॉम G1 to G2 इज सेड टू बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और जस्ट होमोमॉर्फिज्म if Fx*1y is equal to Fx*2 Fy for all xy belongs to G1। मान लें कि G1*1 और G2*2 दो ग्रुप हैं और एक मैपिंग F G1 से G2 में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है या सिर्फ होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है यदि Fx*1y is equal to Fx*2 Fy for all xy belongs to G1। ठीक है, तो हम इसकी सहायता से इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया है मैंने जून 2009 से। क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। द मैप फाई फ्रॉम Z to Z डिफाइंड बाय फाई n इज इक्वल टू 2n + 2 इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो हमें यहाँ पर फाई को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए क्या होना जरूरी है? चूँकि यह मैपिंग Z से Z में है, इसलिए Z के कोई दो एलिमेंट n1 और n2 के लिए हमें क्या सेटिस्फाई करना होगा? फाई n1 + n2 इज इक्वल टू फाई n1 + फाई n2। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। फॉर ऑल n1 n2 बिलोंग्स टू Z, फाई n1 + n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग 2 × n1 + n2 + 2, इसे तोड़ देंगे 2n + 2 n2 + 2। इसके बाद हम फाई n1 + फाई n2 निकालते हैं, तो फाई n1 क्या हो जाएगा? 2n1 + 2। इसके अकॉर्डिंग इसी तरह से फाई n2 2n2 + 2 हो जाएगा, तो 2n1 + 2n2 + 2 + 2 + 4। तो हम क्या देख रहे हैं? फाई n1 + n2 का वैल्यू 2n1 + 2n2 + 2 और फाई n1 + फाई n2 का वैल्यू 2n1 + 2n2 + 4। यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस है, 2 और 4 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर फाई n1 + n2 इज नॉट इक्वल टू फाई n1 + फाई n2 for all n1 n2 belongs to Z, hence phi is not a group homomorphism, thus the statement is false। okay students, so that the map theta from R to R positive defined by theta x is equal to e to the power x for all x belongs to R is a homomorphism of groups where R positive denotes the group of positive real numbers under multiplication is theta an isomorphism। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि थीटा जो है या मैप जो है R से R पॉजिटिव में, यानी कि हमें क्या देखना है कि यह ग्रुप क्या है? रियल नंबर का ग्रुप है। तो रियल नंबर का ग्रुप किसके रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है? तो प्लस के रेस्पेक्ट में। और ये आर पॉजिटिव, यह क्लियर बताया गया है कि आर पॉजिटिव जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन प्लस है और इसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें यहाँ पर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा कि थीटा x1 + x2, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा x1 × थीटा x2। ठीक है, क्योंकि पहले ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन क्या है? प्लस है, और बाद वाले ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो हमें अगर यह बराबर मिलता है तब उस आधार पर हम कहेंगे कि वह मैप क्या है? एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R, थीटा x1 + x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e to the power x1 + x2, क्योंकि यहाँ पर थीटा x इज इक्वल टू क्या? e to the power x है, तो इसलिए यहाँ पर थीटा x1 + x2 इज इक्वल टू e to the power x1 + x2। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं e to the power x1 × e to the power x2 इज इक्वल टू, अब e to the power x1 को हम थीटा x1 लिख सकते हैं, इंटू e to the power x2 को थीटा x2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें जो रिजल्ट चाहिए था वह रिजल्ट हमें मिल रहा है। थीटा x1 + x2 इज इक्वल टू थीटा x1 × थीटा x2। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि यह जो है मैप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, देयरफॉर थीटा फ्रॉम R to R पॉजिटिव डिफाइंड बाय थीटा x इज इक्वल टू e to the power x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, अब हम दिखाएंगे, हमें यहाँ क्या दिखाना है? और इज थीटा एन आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें दिखाना होगा कि यह मैप जो है 1 1 है और 1 2 है। तो हम मान लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू R। ठीक है,
डोमेन से रिलेट करता है, और उसके बाद इस प्रकार से जिससे कि थीटा x1 इज इक्वल टू थीटा x2, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R सच दैट थीटा x1 इज इक्वल टू थीटा x2, देन थीटा x1 इज इक्वल टू थीटा x2 क्या इम्प्लाइज करता है, e टू दी पावर x1 इज इक्वल टू e टू दी पावर x2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर e टू दी पावर x1 इज इक्वल टू e टू दी पावर x2 क्या इम्प्लाइज करता है, x1 इज इक्वल टू x2। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि थीटा 1 1 मैपिंग है। अब हम दिखाएंगे कि यह मैपिंग जो है ऑन टू है, तो सिंस रेंज ऑफ थीटा, ठीक है, रेंज ऑफ थीटा मतलब इस मैपिंग का रेंज क्या है, आर पॉजिटिव है, और कोडोमेन भी क्या है, आर पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस आधार पर हम देख रहे हैं कि इस मैपिंग का डोमेन और कोडोमेन और रेंज दोनों बिल्कुल समान है। तो जब किसी मैपिंग का कोडोमेन और रेंज समान होता है उस स्थिति में वह मैपिंग क्या होता है, ऑन टू होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह मैपिंग जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि यह मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1 1 होना चाहिए, उसके बाद ऑन टू होना चाहिए, ओके। इसके बाद आते हैं जून 2018 और दिसंबर 2011 में पूछे गए क्वेश्चन में, यूज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म to prove that C star by S is isomorphic to R positive, where C star dot is the group of non-zero complex numbers, S is the set of all Z belongs to C star such that mod Z is equal to 1. यहाँ R positive dot is the group of positive real numbers, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का यूज करते हुए शो करना है कि C स्टार बाई S इज आइसोमॉर्फिक टू R पॉजिटिव। तो इसके लिए हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को समझना होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहता है लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स एंड F फ्रॉम G1 टू G2 बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, देन G1 by kernel of F is isomorphic to image of F. In particular, if F is onto, then G1 by kernel of F is isomorphic to G2. तो हम ये पर्टिकुलर कंडीशन को यूज करते हुए इसे शो करेंगे, ठीक है, कि यदि G1 और G2 क्या हैं, दो ग्रुप्स हैं और एक मैपिंग F G1 से G2 में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, ठीक है, तब क्या होता है कि G1 बाई कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F, ठीक है। और कह रहा है विशेष परिस्थिति में यदि F ऑन टू, ठीक है, यदि F ऑन टू हो तो उस स्थिति में G1 बाई कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू G2। तो हम इसी की सहायता से शो करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दिखा देना है, हमें एक मैपिंग लेना होगा किससे किसमें, C स्टार से R पॉजिटिव में, ठीक है। एक मैपिंग लेंगे और फिर दिखाएंगे कि वह मैपिंग क्या है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। और उसके बाद हम दिखाएंगे कि वह मैपिंग ऑन टू है, ठीक है, ऑन टू है। उसके बाद हमें दिखाना होगा कि उस मैपिंग का जो कर्नल है वह क्या है, S है, ठीक है। और तब जा करके हम यहाँ पर G1 बाई कर्नल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू G2 पर बैठाएंगे। हमारा यहाँ पर G1 की जगह C स्टार, ठीक है, और G2 की जगह R पॉजिटिव, ठीक है ना। और कर्नल ऑफ F हमें क्या प्राप्त होगा, S ही प्राप्त होगा। तो इसके आधार पर हम क्या कहेंगे कि C स्टार बाई S इज आइसोमॉर्फिक टू क्या, R पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक मैपिंग लेना है किससे किस में, तो C स्टार से R पॉजिटिव में, ठीक है, और दिखाना है कि वह क्या है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो हम यहाँ पर लेट F बी अ मैपिंग फ्रॉम C स्टार टू R पॉजिटिव डिफाइंड बाई F Z इज इक्वल टू मोड Z। अब यहाँ पर फॉर एनी Z1 Z2 बिलोंग्स टू C स्टार F Z1
इंटू Z2, ठीक है, Z1 Z2, क्योंकि ये C स्टार क्या है, किसके रेस्पेक्ट में, यह ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और यह R पॉजिटिव भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या है, एक ग्रुप है। तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर एनी Z1 Z2 बिलोंग्स टू C स्टार F Z1 इंटू Z2, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसके अकॉर्डिंग FZ इज इक्वल टू मोड Z, F Z1 Z2 इज इक्वल टू मोड Z1 Z2 इज इक्वल टू, इसे हम इस तरह से लिख लेंगे मोड Z1 इंटू मोड Z2। अब इसे हम मोड Z1 को क्या लिखेंगे, F Z1, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, यहाँ FZ इज इक्वल टू मोड Z, उस आधार पर मोड Z1 इज इक्वल टू FZ1 और मोड Z2 इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, FZ2। तो यहाँ पर भी बीच में क्या है, इनटू है। देखा जाए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होने के लिए यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, तो यहाँ पर दूसरे ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन। तो R पॉजिटिव भी किसके अंडर में मतलब एक ग्रुप है, क्लियर बताया गया है कि R पॉजिटिव भी जो है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होने के लिए जो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए वो यहाँ फुलफिल हो रहा है, इसलिए F इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब हम दिखाएंगे कि यह मैपिंग जो है क्या है, ऑन टू है। तो इसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे, सिंस फॉर ईच R बिलोंग्स टू R पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू C स्टार सच दैट FZ इज इक्वल टू R, ठीक है, देयरफॉर F इज सर्जेक्टिव, यानी कि R पॉजिटिव के सभी एलिमेंट R के लिए C स्टार में हमें Z मिलता है, ठीक है, जिससे कि FZ इज इक्वल टू R, इसलिए F क्या है, सर्जेक्टिव है या ऑन टू है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद अब हम यहाँ कर्नल ऑफ F निकालते हैं। तो कर्नल ऑफ F कहने का मतलब क्या हुआ कि C स्टार के अंतर्गत उन सभी एलिमेंट्स का सेट, ठीक है, जिसका में मैपिंग क्या मिले, दूसरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दूसरा ग्रुप जो है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप है। तो अब यहाँ पर इज इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C स्टार, अब FZ इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, मोड Z, तो यहाँ मोड Z इज इक्वल टू 1। अब देखा जाए तो यह सेट को पहले ही क्वेश्चन में क्या नाम दिया गया है, S नाम दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए इज इक्वल टू S। तो अब हम यहाँ बाई द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहेंगे कि C स्टार बाई S इज आइसोमॉर्फिक टू R पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं जून 2016 में पूछा गया क्वेश्चन में, डिफाइन ए रिलेशन R ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स Z बाई R इज इक्वल टू n+3k such that k belongs to Z so that R is an equivalence relation. Also find all distinct equivalence classes. तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, दिखाएंगे कि यह रिलेशन जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, दिखाना होगा कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है, और तब फिर जा करके हम सभी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास पता करेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, दिए गए सेट के सभी एलिमेंट A के लिए A, A R से बिलोंग करना चाहिए। तो यह बिलोंग करता है कैसे, अगर हम यहाँ पर K का वैल्यू 0 लेकर चलते हैं तो यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर है इसमें हम K की जगह 0 जब पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, n, तो इस तरह से हम देखते हैं कि n, R से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, ठीक है, जब K का वैल्यू 0, इसलिए R रिफ्लेक्सिव है। अब मान लेते हैं कि A भी बिलोंग करता है R से। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इन दोनों एंट्रीज में किस तरह का संबंध है, बाद वाला एंट्री जो है पहले वाले एंट्री से 3 के मल्टीपल में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि B माइनस A इज इक्वल टू 3K, ठीक है, K बिलोंग्स टू Z। अब हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -B माइनस A इज इक्वल टू -3K, इसे -B प्लस A इज इक्वल टू -3K। अब यहाँ हो जाएगा A माइनस B इज इक्वल टू -3K, तो A माइनस B इज इक्वल टू 3 × -K से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि A माइनस B इज इक्वल टू 3 × -K मिल रहा है, यानी कि A माइनस B जो है 3 के मल्टीपल के इक्वल है यहाँ पर भी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे
कि बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करता है। तो इस आधार पर हम क्या देख रहे हैं कि ए भी अगर आर से बिलोंग करता है तो बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करता है, इसलिए आर क्या है, साइमेट्रिक है। अब हम दिखाएंगे कि यदि ए बी बी सी से बिलोंग करता है तो ए सी भी आर से बिलोंग करता है। तो जब ए बी आर से बिलोंग करता है, बी सी आर से बिलोंग करता है, तो क्या रिजल्ट होगा, उससे क्या मिलता है हमें रिजल्ट, बी माइनस ए इज इक्वल टू 3k1 और सी माइनस बी इज इक्वल टू 3k2। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इसमें इसे जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3k2 प्लस 3k1 माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाता है, तो सी माइनस ए इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाल लेते हैं, k2 प्लस k1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए कॉमा सी बिलोंग करता है किससे, आर से। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए बी बी सी से, ए बी और बी सी जब आर से बिलोंग करता है तो ए सी भी आर से बिलोंग करता है, इसलिए आर क्या है, ट्रांजिटिव है। तो जब यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या कहेंगे कि यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेट ऑफ इंटीजर्स के कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, उनके द्वारा निर्धारित होने वाले इक्विवेलेंस क्लास में मौजूद, ठीक है, एलिमेंट्स को अगर हम गौर करते हैं, देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यह किस रूप में है। जैसे कि यहाँ इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वे 3 के मल्टीपल हैं, यानी 3k के रूप में है। इसमें जो भी एलिमेंट है वे 3k प्लस 1 के रूप में, इसमें जो भी हैं वे 3k प्लस 2 के रूप में है। ठीक है, इसमें जो भी एलिमेंट हैं वे 3k के रूप में, इसमें जो एलिमेंट है वे 3k प्लस 1। यानी कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स के सभी एलिमेंट के द्वारा निर्धारित होने वाले इक्विवेलेंस क्लास को देखेंगे तो हमें 3 प्रकार के इक्विवेलेंस क्लास मिलते हैं। ठीक है, एक हो जाता है जिसमें सभी एलिमेंट 3k के रूप का है, दूसरा 3k प्लस 1 और तीसरा 3k प्लस 2 के रूप का। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, hence the equivalence classes are C0 is equal to n such that n is equal to 3k, k belongs to z। इसी तरह से C1 is equal to n such that n is equal to 3k plus 1, k belongs to z। इसी तरह से C2 all n, ठीक है, such that n is equal to 3k plus 2, k belongs to z। के बाद आते जून 2015 में पूछे गए क्वेश्चन में, क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ Z12। तो हम यहाँ सबसे पहले Z12 के सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे और उसके बाद सभी एलिमेंट्स के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप के ऑर्डर को हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ 0 के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो ग्रुप का ऑर्डर को हम डिवाइड करेंगे 0 और ग्रुप के ऑर्डर के SCF के द्वारा। ठीक है, तो हमें जो प्राप्त होगा वही 0 के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। इस तरह से हम यहाँ सभी एलिमेंट्स के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर पता करेंगे कि प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कौन कौन हैं। तो प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहने का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर सब ग्रुप वैसे सब ग्रुप को कहेंगे जिसका ऑर्डर 12 नहीं है। ठीक है, और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप वैसे सब ग्रुप को कहेंगे जिसका ऑर्डर 1 नहीं है। ठीक है, यानी कि ये सब ग्रुप जिनका ऑर्डर 1 और 12 हैं वे सब प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं होंगे। ठीक है, बाकी बचे सभी सब ग्रुप जो हैं क्या होंगे, प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं 2 के द्वारा जनरेट होने वाला, 3 के द्वारा जनरेट होने वाला, 4 के द्वारा जनरेट होने वाला, 6 के द्वारा जनरेट होने वाला, 8 के द्वारा जनरेट होने वाला सब ग्रुप, 9 के द्वारा, 10 के द्वारा जनरेट होने वाला सब ग्रुप, ये सभी सब ग्रुप कैसे हैं, प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हैं। तो यहाँ 6 के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप में एलिमेंट्स के रूप में क्या क्या हैं, 0, 6, और 4 और 8 के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर एक ही है, 3 है। तो इसमें हमें एलिमेंट्स के रूप में क्या आते हैं, 0, 4, 8, 3 और 9 के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर एक ही है और उसमें एलिमेंट के रूप में 0, 3, 6, 9 आता है। 2 और 10 के द्वारा जनरेट होने वाले सब ग्रुप का ऑर्डर एक ही है और उसमें एलिमेंट्स के रूप में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। तो ये सभी सब ग्रुप्स प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं, क्योंकि इनमें से किसी में भी एलिमेंट्स की संख्या जो है 1 या 12 नहीं है। ठीक है।